इस जैसे तो खत्म हो गया। देख ले बेटे, खत्म हो गया। चले कोई बात नहीं। निकला तो होगा। पापा ने रास्ते में क्या कोरोना है। चलिए ठीक है, देखिए आज बेटा जरा सा चैप्टर हम खत्म करना, ध्यान देंगे। देखो तो इकोनॉमी हिटलर चैप्टर ही है हमारा, पेज नंबर 58 पे हम लोग हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि हिटलर ने किस तरह से पूरी की पूरी सत्ता पे अधिकार कर लिया, ठीक है। पुलिस, जो भी जासूसी सर्विसेज थी, जितनी भी थी, स्पाई, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सब पे अधिकार कर रखा था और पूरी की पूरी जर्मनी को अपने कंट्रोल में कर रखा था। कोई भी आवाज हिटलर के खिलाफ उठने से पहले ही दबा दी जाती थी। उसके दिल पे बहुत गहरी चोट लगी थी। जो देशभक्त आदमी होता है ना, अगर मान लीजिए कोई आदमी अपने परिवार को, जैसे बाल बच्चों को या घर में माँ बाप को बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उस पर कुछ आंच आएगा तो गले कटवा देगा वो। उसी तरह ये सिपाही था। जो जवान होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, कंट्री के साथ अपमान होगा तो भाई उसके अंदर तो बहुत बिग सेंटिमेंट होता है उस चीज को लेके। और हिटलर के अंदर कुछ सेकंड लेवल का ही टैलेंट था, है ना। तो हिटलर ने इसको कुछ ज्यादा ही, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं तो कुछ दिनों बाद दब जाती है, भाई ने दिमाग पे ले लिया। देखेंगे तो जैसे लुईस 16 में गिलोटीन था, यहाँ कंसंट्रेशन कैंप है, ठीक है ना। और ये कंसंट्रेशन कैंप इसलिए कहा जाता था, अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिना कानूनी कार्रवाई के लोगों को पकड़ पकड़ के कैंप में ठूंस देते थे। गैस चैम्बर बिल्कुल आएगा, भी रुको, बाहर लड़ाई हो गई। टाइपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्बेड वायर फेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अगर आप वहां से सोचते हैं कि बाउंड्री छड़प के भाग भी जाएंगे तो बिजली वाले तार, बिजली वाले बाबा बैठे रहेंगे वहां पोल पे आशीर्वाद देने के लिए, तो आप नहीं जा सकते भाग करके। आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली हाल हो जाएगी। चलिए स्पेशल सर या रिकंस्ट्रक्शन। जर्मनी की अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी सेना वर्साइल ट्रीटी के बाद जिस तरह से तबाह हुई थी, तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण किस तरह से हिटलर के शासन में हुआ। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक्स Hazelmer Sketched, who aimed at full production and full employment through a state-founded work creation program. This project produced the famous German super highways and the people's car, the Volkswagen. Volkswagen जो है ना, Volkswagen अभी भी दुनिया की बहुत ही बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जो कि जर्मनी से, पता होगा आप लोग को। बेटा वो हिलाने पे गिर भी जाता है, समझ रहे हैं। तो उसी दौर में क्या क्या जर्मनी में हिटलर ने कि सब लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, अधिक से अधिक प्रोजेक्ट बनेंगे, जैसे कि इंजन बनाना, कार बनाना, टैंक बनाना, ये सारे बनाना, उस सब की इंडस्ट्री हिटलर के पास। बेटे हर देश में इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट तो होते ही है ना, काम तो वही करते हैं। इनको किस तरीके से हैंडल करना है दिमाग। इसके मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग भी तो थे ना, अलग अलग तरह के। मोदी जी सारा काम थोड़ी करते हैं, मोदी जी बस केवल टिक लगाने का काम करते हैं। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन जिस टाइप से पहले भी तो जर्मनी इतना अच्छा नहीं था। आप बोल रहे थे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सब लोग चुप रहे थे कि अगर उनके पास इतना सारा कैसे। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले मैंने आपको बताया था कि जर्मनी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली था, पूरे यूरोप, पता है ना आपको, और पूरे यूरोप में बहुत ताकतवर था। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका के इंटरवेंशन के कारण, हस्तक्षेप के कारण वो हार गया और उसकी सारी शक्ति, सेना, इलाके छीन लिए गए। लेकिन वो लोगों का टैलेंट तो कहीं नहीं गया ना, लोगों के पास तो सेकेंड लेवल टैलेंट था ही, कंस्ट्रक्शन का, इंजीनियरिंग का, साइंस का, आर्म्स बनाने का, सब चीज का। लेकिन दिक्कत क्या है, वर्साइल ट्रीटी के बाद उन लोगों, वो लोग हथियार नहीं बना सकते थे, टैंक नहीं बना सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे, और मेन इलाके उनसे छीन लिए गए थे। लेकिन हिटलर आया तो उस काम को फिर स्टार्ट करा दिया।
कि दिल खोल के जितना गोला बारूद बनाना है बनाओ, पूरे विश्व को तबाह करना है। अच्छा लगा ना? हिटलर भी ऐसे ही बोलता है। The foreign policy also Hitler acquired quick succession. He pulled out of the League of Nations in 1933. अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। हम बिल्कुल अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते। काहे कि है ना, सच्चे आदमी है ना, हर समय झूठ फरेब का बात करेंगे तो हर दिन है ना खुद ही सुसाइड करके मर जाएंगे। League of Nations in 1933 reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One people, one empire and one leader." जर्मनी से बहुत सारे जगह छीन लिए गए थे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया। पहली बात, हिटलर के नेतृत्व में, हिटलर के लीडरशिप में। और क्या किया, राइनलैंड जो इलाका से छीना गया था उसको भी कॉन्कर किया 1936 में। और 1933 में मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई थी? 18 में। क्या बात है इतिहासकारों। उसके बाद लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता था, वो बनाया गया था ताकि दुनिया में अब दोबारा कभी इस तरह का वर्ल्ड वॉर ना हो। लीग से हट के चलना मतलब आप जिस ग्रुप में हो उससे अलग होके अपनी बात कहना, और यही बात यहाँ हो। लीग से हटकर चलना अच्छी बात है, वही मैं बता रहा हूँ। सुनिए, हिंदी में सुनिए, थोड़ा इंग्लिश मिक्स रहेगा। लीग ऑफ नेशन 1918 के बाद बनाई गई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। दुनिया के देशों ने सोचा एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी युद्ध को होने से पहले रोके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, एक ऐसा मंच दे जहां विश्व के देश अपने बीच के किसी भी मतभेद को सुलझाने में या कोई भी बात को सुलझाने के लिए बातचीत कर सके, और एक तरह की बिचौलिया, मीडिएटर या मध्यवर्ती बनने का काम करे, लीग ऑफ नेशन। लेकिन 1933 में हिटलर जैसे तानाशाह ने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया, लीग से हटने का काम किया। इस लीग ऑफ नेशन का मेंबर जर्मनी भी था, ठीक है, जिसको कि जबरन ही बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या वाइमर रिपब्लिक लोग बने थे। लेकिन इसने 1933 में अपने आप को लीग ऑफ नेशन से हटा लिया, और लीग ऑफ नेशन के जितने भी सिद्धांत थे, जो सारे के सारे सिद्धांत वर्ल्ड पीस या विश्व शांति को ही स्थापित करने और स्टेबलाइज करने के लिए थे, उन सभी के खिलाफ ये काम किया। इसलिए हिटलर को लीग से हटके काम करने वाला। क्या उसने बहुत अच्छा किया। हाँ, नहीं जो भी ठीक है, आपको समझ में आया? जो बोले हैं भाषण वो लिख दीजिएगा ना तो मास्टर पूरा नंबर देगा। इंग्लिश में है लिखा हो, इंग्लिश लिखना ही कहाँ आता है आपको, हम तो दुखी हो गए आप। अगर आप लोगों को कहा जाए कि ये जो लैंग्वेज है जिस लेवल की है, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से लिख के आना है तो आप लोग गोबर पापड़ी करके आते हो। कुल आप जिस हिसाब के 9th क्लास के बच्चे हैं ना, किसी की बच्चे क्या बात करें, किसी में वो दम नहीं है कि आप अच्छी तरह से जो भी मैं समझाता उसको एक्सप्लेन कर दूं। मौका दे देंगे आप लोग को, देखते हैं कितना है आप में दम। देखिए वो तो बात की बात है। He then went on to West German speaking Sudetenland, क्या है Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up to entire country. In all of this, he had to unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. This quick succession at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. जान खतरे में है गुर्गे की, एसएचओ निकला है रिवॉल्वर खोस के, आज मारेंगे टांट। पपलू डरा कर किसने? बहुत का कर दिया तुमको पता नहीं।
यहाँ पे आने के बाद क्या यहाँ पे आने के बाद कंजावले कंझावले में किया है इसने? मैंने कंझावले में आगे जाकर ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बोल रहा है? कौन सा पैसे तो देखता बैठ खराब हो रहा है आपकी वीडियो गति ना देख रहा है ऐसे इतना टाइम ये सब कोई एसएचओ की टेंशन थोड़ी है। कोडवर्ड हिटलर, ठीक है, याद रखना। 520 आप लोगों ने पहले नाम निकाल रखा लग रहा है। देखेंगे तो हिटलर ने अपने फॉरेन पॉलिसी में विदेश जो संबंध था या विदेश नीति जो थी उसकी, उसमें और अपने कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे इस देश का, जर्मनी का पूरा भाग्य या डेस्टिनी ही उलट गई। बिल्कुल, जो हमेशा सबसे डर के चलने वाला, दबा कुचला है ना, या अभागा देश था, आज के डेट में वो सिरमौर था। अब उसको कोई बोलने वाला नहीं था। आप वेपन्स में या आर्मी में, यूरोप में कोई भी अकेला ऐसा देश नहीं था जो जर्मनी से मुकाबला कर सके। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र, एक्सिस पावर या कौन सी पावर, दो पावर बताया था ना, एक तो एक्सिस पावर थे और दूसरा एलायंस। तो ये कौन थे? जर्मनी एक्सिस पावर थे, याद है? जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस पावर थे, और एलाइज फोर्सेस में फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड। जी, तो एलाइज फोर्सेस भी चाह करके इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, केवल जर्मनी का। इतना शक्तिशाली बन गया था जर्मनी, ये सोचने की बात है। अरे रसिया को तो अंदर घुस के मारा इन सबों ने। रसिया वाले तो आर्मी छोड़ छाड़ के भाग गए पूरा देश अपना। कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ किया था। देखिए वो भी था, और ये थोड़े पगलेट टाइप के थे। नाजी पार्टी के जो लोग हैं ना, मान लो कोई आदमी देश के लिए लड़ने जा रहा है, कुछ भी है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी खोपड़ी। ये कभी गद्दारी नहीं कर सकते, चाहे कुछ नहीं हो सकता, चाहे देश के लिए मर मिटने वाले। बिल्कुल एक जैसे क्या होता है ना, एक आदमी होता है बहादुर और दूसरा होता है एटम बम। बहादुर आदमी बेटे आप लड़ेगा, आपके आमने सामने की लड़ाई होगी, ठीक। और एटम बम होता है अपने शरीर में बम बांध के गया, जाके उड़ गया, आपको भी उड़ा दिया, तो ज्यादा खतरनाक है ना। तो उस तरह के थे ये। हिटलरवा चलता फिरता है ना, एटम बम तैयार किया था उसने। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। स्केचेड हैड एडवाइस। स्केचेड जो था, इसका एक मंत्री था, सलाहकार। समझो इस बिस्खोपड़ा का सलाहकार कैसा होगा। उसने क्या एडवाइस दिया, देखिए। Sketched had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. सेचेट ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ठप हो चुकी है। डेफिसिएंट फाइनेंसिंग मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था। अधिकतर कर्ज ले रहे हैं दाएं बाएं से, हम लोग का कंट्री अच्छा से नहीं चल रहा। तो हम लोग अभी हथियारों पे ऐसा करते हैं, दोबारा पूरे आर्मी को मजबूत करने में। बेटे कर लिया क्या चैप्टर आप लोगों ने? वॉइस करके जाना है, करिए जी। हाँ मैंने सुन लिया, देख लिया। अरे तो किसी के साथ आ जाती, भाई को फोन कर ले। तो फिर पता चला दोनों ऑनलाइन क्लास लेंगे। एक ही अच्छा, आप यहीं रहिए, ऑनलाइन क्लास लेंगे। एक ग्रामीण सेवा प्रारंभ करा दे, घर घर से बच्चों को लाने के लिए, कुकू सर की तरह स्कूटी पे बैठ जा। देखिए ड्राइवर आप लोगों में से किसी को बनाएंगे ना। चलिए देखिए, तो हुआ क्या, हिटलर साहब को इसने एडवाइस दी कि आप है ना हथियारों पे ज्यादा खर्च मत करो, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। हिटलर ने क्या किया, cautious people however had no place in Nazi Germany. Sachet have had to leave. Hitler chose war as the way out of the approaching. सैचेट को कह दिया, अब हिटलर सैचेट को कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, तू कह रहा है हथियार छोड़ के हम दूसरा काम करेंगे। हिटलर ने कहा हमको देश के लोगों से और अर्थव्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं, हमें वॉर चाहिए, हमें लड़ाई चाहिए। तो सैचेट देश छोड़ दिया।
भाग गया। देखिए क्या हुआ। सचिन बहुत अच्छा इंसान था। हाँ अच्छे थे। आप तो कहते नहीं तो हम शुरू में नहीं देखे ना, अभी देखे। Resources were to be accumulated through expansion of territory. अब भैया जर्मनी में जितना संसाधन था, रिसोर्स था, उससे तो देश का काम नहीं चल रहा था। तो क्या किया जाए, इसने कहा कि एक दूसरा रास्ता है। वो क्या, हम दूसरे इलाके पे कब्जा करेंगे, दूसरे इलाके जीतेंगे और अपने देश के क्षेत्र को बढ़ाएंगे, तब तो रिसोर्स आएगा ना हमारे पास। इसने ऐसा किया। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1939 का साल था, महीना था वो। जर्मनी ने पोलैंड पे क्या किया, हमला कर दिया, और उसी समय से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ हो गया। हुआ क्या, ट्रिपराइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। sorry, this started a war with France and England. जैसे ही पोलैंड पे अटैक किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने पोलैंड की सुरक्षा में जर्मनी पे अटैक कर दिया। समझ में आ रही बात आप लोग को? जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा तुम काहे पोलैंड पे हमला किया, वो तो हमारा दोस्त था, ले हमसे युद्ध कर। तो हिटलर ने क्या किया, इटली और जापान से जाके पैक्ट कर लिया और अपने आप को और मजबूत बना लिया। समझ में आ रही है बात ना आपको? सुपर पावर नहीं, एक ज्यादा मजबूत पावर। यंग इटली की स्थापना मुसोलिनी ने की थी, जो इटली का एक बहुत बड़ा तानाशाह था हिटलर की। ठीक है ना, यंग इटली 10th क्लास में पढ़ाया बालको। वो कैसा था, खोपड़ी में? हाँ खोपड़ी, जस्ट लाइक हिटलर। उसने भी गैस चेंबर? नहीं गैस चेंबर नहीं, नो गैस चेंबर। मतलब हिटलर को सपोर्ट करता था, वो जानता था हिटलर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जिस तरह की आइडियोलॉजी वो अपनाता था ना, पूरे यूरोप में उसका भी कोई रास्ता नहीं निकलता। समझ रहे ना? हिटलर, आप केवल गैस चेंबर को मत देखो। हिटलर जो था वो उसने कहा था कि एक वन पर्सन और एक ही कंट्री होनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, उसका एक ही लीडर होना चाहिए, दो लीडर नहीं। और इसी आइडियोलॉजी पे मुसोलिनी भी चलता था, इसीलिए उसको सपोर्ट किया। बस यही आइडियोलॉजी, मतलब जनता का सेवक था। सेवक नहीं बेटे, तानाशाह उसको कहते हैं। राजा। ठीक है। अब इटली और जापान से जैसे ही जर्मनी मिल गया तो ये एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति बन गया, पूरी दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, क्योंकि तीनों देश एक साथ थे, शामिल थे। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप by the end of 1940. Hitler was the pinnacle of his power. अब देखिए, नाजी जर्मनी जो था, नाजी पार्टी थी, इस तरह के पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पे छिटपुट मतलब ये पार्टियां स्थापित हुई और यूरोप में बहुत ज्यादा इनका दबदबा हो गया। और इन सबों का जो एक तरह से लीडर समझ लीजिए या जो सबसे बड़ा भगवान था वो हिटलर बन गया। नाजी पार्टी को वही सपोर्ट करेंगे ना जो हिटलर को सबसे बड़ा मानते थे। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि पूरे पूर्वी यूरोप को जीता जाए। जैसा कि मेरा एम है, पानी पी लो। छोटे छोटे एम ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। लक्ष्य He wanted to ensure food supplies and giving space of Germans. अब क्यों करना चाहता था पूर्वी यूरोप को? क्योंकि पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, तो पूरे जर्मनी के लिए फूड सप्लाई वहां से आ सकती थी, और साथ ही साथ जर्मन लोगों की जो संख्या बढ़ रही थी तो जर्मनी के लोगों को दूर दूर जगह पे बसाया भी जा सकता था। ठीक है ना, इसलिए पूर्वी यूरोप को जीतना चाहता था। क्या यहाँ से बेटे तो डेमोक्रेसी खत्म होगी तब तो इसके जैसा दिमाग वाला हो जाए तो हो ही जाएगी ना, कुछ तिहाड़ जेल में जगह है। He attacked the Soviet Union in June 1941. रसिया का नाम ले रहे थे ना कि रसिया बहुत ताकतवर था। देखिए क्या हुआ, सितंबर 1939 में, ठीक है, सितंबर 1939 में किस पे अटैक किया था जर्मनी ने? पोलैंड पे। और जून 1941 पे रसिया पे इसने अटैक किया।
In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front of the powerful Soviet armies. हिटलर की पावर देखिए, एक तो उसने जून में इसी समय 1941 की बात बोल रहे हैं, पूरे के पूरे सोवियत यूनियन मतलब रसिया पे अटैक किया, हमला कर दिया, और साथ ही साथ लंदन पे, ब्रिटेन में भी है ना, उसके बम्बार्मेंट वाले जो भी थे फाइटर जेट हिट जर्मनी के, वो बम गिरा रहे थे, दोनों तरफ से घेर लिया। ओके तो चैप्टर आप लोग दोनों एक्सरसाइज 4-4 क्वेश्चन ही है भाई यार, बाकी ज्यादातर रखे 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 4 हो गए। आपने सारे क्वेश्चन किए आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में? 5 है और सेकंड में? 11। तो सेकंड को तो करो बेटा पूरा। सेकंड के साथ करेंगे और भी कर दो ना, क्या दिक्कत है सर, वो समझ में नहीं आ रही। तो थर्ड और फोर्थ में जो आ रहे हैं वो देख करिए आप। देखिए इन दिस the Soviet Red Army inflicted a crushing of humiliating defeat of Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out of retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, stabilizing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. देखिए क्या, जर्मनी ने अटैक किया, ठीक है, सोवियत यूनियन पे, और वो स्टालिनग्राड या लेनिनग्राड तक पहुंच गई जर्मनी की सेना। तो रेड आर्मी इसको बहुत बड़े अपमान की तरह देखी, और पूरे रसिया के लोग एकजुट होकर के फिर से इसका बदला लेने के लिए आए, ठीक है। और जर्मनी की सेना को कहां तक खदेड़ा? बर्लिन तक खदेड़ा, और बर्लिन तक जीत लिया। अब अगर मान लो बर्लिन तक अगर फ्रांस क्या कहते हैं, रसिया की सेना आ गई, इसका मतलब जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। अब यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई हिटलर की। एक तरफ तो वहां नीचे साइड से क्या कहते हैं, पूरा फ्रांस और इंग्लैंड उसके ऊपर लगा हुआ था, और उधर से रसिया ने भी दबा दिया। अब ये बिल्कुल दबते चले गए, कमजोर होते चले गए। देखिए, मीनवाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। इस समय तक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजरवेल्ट थे, उसे याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजरवेल्ट थे, वो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे। वो कह रहे थे हमें वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना, हमें किसी वॉर से कोई मतलब नहीं। अभी तक उन्होंने किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं की थी। तो आखिर क्या हुआ कि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुई, और उसके शामिल होते ही पूरा का पूरा इस वॉर का जो नतीजा था वही डेस्टिनी ही चेंज हो गया। ऐसा क्या हुआ? नहीं होता तो कौन जीतता? हो सकता था कोई भी जीत सकता था। आप ये सोच लो, अगर यूएसए नहीं होता ना, तो पूरा का पूरा ये एशिया था ना, पूरे के पूरे एशिया पे इतना छोटा पिद्दी सा जापान कब्जा कर लेता। समझ रहे हैं इस बात को आप? जापान के नाता शरीर में तो बॉम्ब गिराया था, जब तो खत्म हो जी चलिए देखिए, इट वाज अनविलिंग टू वंस अगेन face all the economic problem that the first world war had caused, but it could not stay out of the war for long. Japan was expanding its power in the east. यहां पर तो जर्मनी को दबा दिया गया। एक्सिस पावर में 3 देश थे, जिसमें से एक जर्मनी दबा दिया गया, लेकिन ईस्ट में पूरे एशिया वाले इलाके में अभी भी जापान अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। आपने फिलीपींस का नाम सुना होगा, वियतनाम का नाम सुना होगा, जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में पूरा देश है, कंबोडिया, इन सबों पे फ्रांस की कॉलोनी थी, ठीक है, और चाइना वाले भी सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से इसने चाइना और इंडो चाइना, मतलब कि जितना भी फ्रेंच कॉलोनी थी, जो भी उपनिवेश थे, जापान ने सब फ्रेंच लोगों को खदेड़ दिया वहां से, और सारे जगहों पे अधिकार कर लिया, ठीक है। इट हैड ऑक्यूपाइड, और उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी गलती इसने कर दी, वो क्या की, यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। अमेरिका का नेवल बेस समझते हैं ना, नौसैनिक अड्डा,
हवाई आइलैंड पे था। हवाई आइलैंड यूएसए से अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन में हवाई आइलैंड, ठीक है, हवाई द्वीप समूह, वहां पे इनका बहुत बड़ा नेवल बेस था यूएसए का। जापान को बस यही गलती नहीं करनी थी, उसने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर, उसका हेडक्वार्टर तो वहीं पे अटैक किया था। सुनेंगे, when Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. जर्मनी का मदद मिला, सहायता मिला इसको, और उसने पर्ल हार्बर पे बम्बार्डमेंट की, जो नेवल बेस था। पर्ल हार्बर एक मूवी भी है, हॉलीवुड मूवी, ठीक है ना। पूरे जापानीज लोगों ने पूरा का पूरा पर्ल हार्बर ही डुबो दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी इस हमले का बदला तो लेना चाहता था यूएसए, लेकिन एटॉम बॉम्ब जैसा कुछ काम नहीं करना चाहता था। लेकिन वहां की जनता का इतना विद्रोह था, इतनी ज्यादा जनता हाहाकार मचा रही थी अमेरिका का कि तो आप वर्ल्ड पावर किस चीज का, हमारा देश का एक इलाका खत्म कर दिया जापानीज लोगों ने, तुम बदला नहीं लोगे। तो कह रहे थे हमें रिवेंज या प्रतिशोध चाहिए, हमें और किसी चीज से मतलब है। तो रूजरवेल्ट को मजबूर होकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा। समझ में आ रही बात आपको? The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki in Japan. हिटलर हार गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका वालों ने एटम बम गिराया। जापानीज लोग है ना, अमेरिकन लोगों को बिल्कुल नहीं जीतने देते, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन जो एटम बम गिरा ना, उसके बाद जापान का तो हालत ही खराब। जर्मनी में अगर मतलब इन्होंने थ्योरी दी थी ना, इसीलिए तो मरे भी थे, क्या बोलते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और मैं मर जाऊंगा अगर मैंने पपलू नहीं पहना तो जी। तो इसी सदमे में मरे थे ना एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन बेटे जर्मनी छोड़ के अमेरिका चले गए। हाँ बेटे, इसके कारण पपलू कर। लेट मी एक्सप्लेन, हर चीज एक्सप्लेन करने दीजिए। चैप्टर में था ना, हमने चैप्टर पढ़ा था ना, चाहिए जी वही तो मैं कह रही हूं, उसी सदमे में तो मरे, तो लिखा हुआ था। बिल्कुल, उन्होंने ये एटम एनर्जी जो बनाया था, एटम बम जो बनाया था, ये ह्यूमैनिटी या मानव, पूरे मानवता के विकास के लिए, उसके फायदे के लिए, ठीक है। लेकिन इसका गलत फायदा उठा के एटम बम, उनको इसका डर भी था कि एटम बम बना लेंगे। अगर जर्मनी ने एटम बम बना लिया होता तो सब लंगड़े लूले ही दिखते 200-300 सालों तक। सब जगह एक एक एटम बम, फैट बॉय, लिटिल बॉय, है ना, ब्लैक बॉय, व्हाइट बॉय, किराने वाले का बॉय, सब्जी वाले का बॉय, अलग अलग नामों से एटम बम बनाता। सही में बर्मा बॉय, दबास बॉय, चौधरी बॉय करके एक एक बम। और वैसे भी हिटलर इतना खतरनाक था, हिटलर को तो एटम बम की थ्योरी मिल जाती तो और खतरनाक हो जाता। इसीलिए तो बेचारे भाग के आए अमेरिका। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप लोग के बुक में दिख रही है। हिटलर रिपोर्टेड डेथ, आयरन रूल इन जर्मनी। इसकी डेथ की खबर मिलती, जनता कैसी खुश नहीं हो गया देखी। मुन्ना के दुकान पे उस दिन है ना, जलेबी का मटेरियल घट गया होगा, जलेबी बांधते जा, जो आदमी आए 1.25 किलो जलेबी। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी नाउ रिटर्न टू हेल्मट एंड हिज फादर स्टोरी। कहला है वो स्टोरी है, फिर उसका हेल्मट फादर का स्टोरी। अरे जो शुरू में था, अरे चैप्टर स्टार्ट हुआ तो नहीं, वो भी तो पढ़ाई जो जब पूछ लिया क्या स्टोरी। ये तो शॉर्टकट में हो गया। अब देखिए हिटलर वा क्या क्या काम किया था। गैस चेंबर वा खतरनाक काम। द नाजी वर्ल्ड वाइड आ रहा है ना पेपर में, ये पूरा चैप्टर आ रहा होगा। कटा भी है कुछ, छोड़ो ना, कटा तो पूरा पढ़ो ना। वैसे भी नहीं काटते, वो जिस चैप्टर में काटा है उसको तो काटा है चैप्टर में। The crimes that Nazis committed were linked to a social system of belief and a set of practices. नाजी पार्टी ने, या जो नाजी विचारधारा के थे, उन्होंने जो भी क्राइम किया, वो जिस सिस्टम में विश्वास करते थे, उनका जो फेथ था, या जो भी उन्होंने प्रैक्टिसेस की, मतलब कि गैस चेंबर, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि नाजी लोगों के अपराधों का क्या लेखा जोखा था। नाजी ideology was synonymous with Hitler's worldwide. According to this, there was no equality. बेटा बीच में मत बोलते रहिए, तो ये important।
अगर नाजी की पूरी पुस्तक बना दी जाए और वो कोई बच्चा पढ़ ले तो उसकी माइंड की वो बदल सकता है। तुमको लगता है इस जमाने में कोई बुक पढ़ेगा ये बच्चा? 4 पेज पढ़ते पढ़ते बच्चा है ना, बच्चा बुढ़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको नेगेटिव चीजें ना बच्चे जल्दी पढ़ते हैं। हाँ, तो हिटलर क्या हो जाता है, नेगेटिव चीज में जाता है ना। पढ़ोगे? देख पढ़ेगा हिटलर का, वो देख छोटा हिटलर बोला, तो उसका माइंड चेंज हो सकता है। बिल्कुल चेंज हो सकता है, बिल्कुल ब्रेन वॉश हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में है ना, माने जो हमारा यूथ है, जो जिससे बच्चे हैं, वो नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और मन में हमेशा क्रोध बांध के चलते हैं। इस मास्टर ने गोली मारूंगा एक बार बंदूक आ जाए, वही एक बार पैसे हो जाए ना, फिर मम्मी बोल के दिखाइए पापा कभी ना सुनूंगा तेरी। ये आइडियोलॉजी है अधिकतर बच्चों की। बेटे उसके बाद तो मैंने वो तो कुत्ता दिखेगा ही नहीं। हाँ, मोतियों की माला बना देंगे। चलिए देखिए, एक माला बनाइए जो फटने वाली और मोती के गले में डाल दें। हाँ। ये बाबा वाला था पहले। खेल के आ रहे थे, उधर स्कूटर चला रहा था, उड़ा दिया। नहीं बेटे ऐसा नहीं, मोती मर जाएगा। Nazi ideology was sentence of Hitler worldwide. According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. वो कहता था जो जन्म से बड़ा है श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। समाज में ऊंची नस्ल का और नीची नस्ल का ये चीज उसने कैटेगराइज किया, जैसे कि ज्यूस हो गए। अरे बिल्कुल। इन दिस व्यू नहीं, जर्मन अब बहुत ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का देश हो गया। प्रोग्रेसिव मतलब कि ये सब छोटी मोटी सोच को लेके चलने वाला नहीं, सबको साथ लेके चलने याद नहीं। In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Ayers were at top. Blue-eyed, अब जर्मनी के लोगों को देखेंगे ना, तो जो नॉर्डिक आयरन होते हैं, जो नीली आंखें होती है ना, ब्लू कलर की आईज। अब बेटा वो जो लेंस लगा लेते हैं सड़क में, रिक्शा चला रहा है, 150 रुपए का लेंस लगा दिया, तो ऐसा नहीं, जो जन्म से जिसका हो ऐसा। तो ये मानता था कि जो नॉर्डिक आर्यन है, जर्मन नॉर्डिक आर्यन, वही श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में उनका राज है। हाँ, उसके देश में तो वही श्रेष्ठ था। मतलब मुझे ये समझ आना है, हिटलर वर्ल्ड जीत जाता तो मतलब सब कुछ तो खत्म कर देता हूँ। हाँ, तो फिर वो राज किस पे करता जब वो सबको खत्म ही कर देता? वो ज्यूस लोगों को खत्म कर रहा था, अपने देश में से निकाल रहा था। ठीक है ना। दूसरे देश पे कॉन्कर करता तो बेटा वहां पर उन लोगों को गुलाम बना के रखता, या नीचे तरह का काम देता उनको। समझ रहे हैं बात को ना। और हायर पोस्ट पे केवल नॉर्डिक आर्यन, जर्मन आर्यन रहते। यार तुम तो पढ़ाने नहीं देते, हर दूसरे मिनट तुम लोग की अपनी भावना आ जाती है। मास्टर in this view blonde blue-eyed Nordic German iron were at top while Jews were located at the lowest rung. जो ज्यूस थे, यहूदी लोग थे, उनको सबसे निकृष्ट माना जाता था। बुरा ना माने आप लोग। They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. All other colored people were placed in between depending upon their external features. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गला फंस गया। जर्मन के लोग बहुत फिट होते थे। ये तो है ना कि हिंदी को इंग्लिश में एग्जैक्ट आप ट्रांसलेट करेंगे तो खिचड़ी हो जाए। मैं बता रहा हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये का मतलब ये हो गया, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी कि इस धरती पे कैसे जीवन आया, कैसे सब लोग जी। ठीक है, चार्ल्स, भाई को नींद आ रहा है। चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सुनिए, तो उनकी आइडियोलॉजी थी, जाइए कोई बात।
कल का होमवर्क क्या दिया बेटा मैंने आप लोग को? नहीं बताया। बताया तो है मैथ्स का। और मैथ का क्या कर? एक चैप्टर को एक। बेटा ब्लू क्वेश्चन चैप्टर 3 सारे बन जाते हो चैप्टर 3 साइंस का। ब्लू क्वेश्चन वाले निकल आ रहे हैं। ब्लू क्वेश्चन बुक में तो है ही, आपको सॉल्यूशन भेज देंगे, ये आपको मिल जाएगा जहां से आप लोग इसको प्रिपेयर करके लाओ। जी टेस्ट का क्या तरीका है सर? किसकी आत्मा सर आज इधर ही आ रहा है उसका। तो बेटे मैंने जिस न्यूमेरिकल लिया है ना, ब्लू क्वेश्चन दे देंगे तो उसका कंप्लीट हो गया। मैं तो आपका लखवीर सिंह से ले भी नहीं रहा हूँ, उसका मैथ्स का ले लूंगा, एसएसटी का भी लेना है, क्योंकि पेपर तुरंत ही होगा ना, ज्यादा टाइम नहीं है, फरवरी का महीना है। तो छोटे बच्चे की तरह कर रहा है, टॉफी भी नहीं दोगे। एक चैप्टर साइंस में नोट्स लेके लाना है आप लोग को, ठीक है ना, और मैथ्स में जो आपके स्कूल में चैप्टर है उसी चैप्टर को करके लाना है, ठीक है? आप भी करके लाएंगे सर जी। आपके अंदर नहीं आती कि दिल क्या नहीं, मैं जानता हूं ना कि बच्चों की आत्मा मजबूत हो जाती है उस समय गर्मियों में, तो मार खा सकते हैं। डंडे से ज्यादा है ना, गर्मी से मरते रहते हैं बल। देखिए ध्यान देंगे बेटे, तो वो इस चीज पे बिलीव नहीं करता था कि कौन कितना दिमाग वाला है, कितना बड़ा वैज्ञानिक। वो बस है ना आदमी का जो बाहरी जो फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे मतलब उसका लंबाई चौड़ाई, उसका रूप रंग जो है, उसी के हिसाब से कैटेगराइज करता था। समझ रहे हैं बात को आप? वो कहता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव वही करेगा, जिंदा वही रहेगा जिसके पास ताकत है। चार्ल्स डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, मतलब कि जंगल का नियम क्या है, जो ताकतवर होगा बेटे वही तो जिएगा, ठीक है, जंगल राजी होता है। लेकिन ये उन्होंने जंगल में जानवरों के लिए कहा, और जो भी स्पीसीज बच गए, जैसे इंसान सारे नहीं रहे, इंसानों की बहुत सारे ऐसे बेटे, फोन ऐसे करो मिलता आपके चमक, कुछ ही जैसे होमोसेपियंस जो हैं, वही आज हम लोग जो इंसान है, हम लोग का जो सबसे, हम लोग के जो पूर्वज थे होमोसेपियंस थे, उसी से इंसानों का ओरिजिन हुआ, सब लोग है और सारे मर गए। तो जो लोग सबसे ताकतवर थे वही सरवाइव कर पाए। आज के डेट में भी समुद्र के अंदर जो सबसे अधिक ताकतवर है, जंगल के अंदर जो सबसे अधिक ताकतवर है, उसका कोई शिकार नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? अब शेर है, उसका शिकार कौन करेगा? जी नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये भी है, तो इसने इसको है ना इंसानों पे भी लागू कर दिया कि जो ताकतवर है वो दूसरे को मार देगा। यही तो था ना हिटलर का कॉन्सेप्ट, ताकतवर होना चाहिए। तो फिर तो फिट होंगे इसके आदमी मैन सर जी, ताकतवर होंगे। सामने वाले भी सोच रहे हैं तो क्रोकोडाइल तो आ जाता है। नहीं मैं बताऊं, ऐसे नहीं होता।